नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह। राज पुरोहित अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सब यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। वो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं या फिर इस आए वाले बेल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट 2 देखेंगे। बट आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पहले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक प्राचीन इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं उनके पीरियड में कुछ चेंजेस लेकर के आने वाले थे, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज में क्या फ़र्क होता है, और क्या हमारे पास में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज है, और क्या ऐसा सच में है कि हमारे पास में कोई भी सिविल लॉज कॉमन सारे रिलीजन के लिए नहीं है। तो उन सब के उत्तर आपको उस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में आपको कुछ दूसरे उत्तर मिलेंगे, जैसे कि ये एग्जैक्टली हिंदू कोड बिल क्या हुआ करता था, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉज क्या है, कुछ बेसिक्स जैसे कि पॉलीगैमी, मेंटेनेंस या और भी जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो, और इसमें जुड़े हुए मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उनको हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। और एक तीसरा वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आना चाहिए या क्यों नहीं आना चाहिए, उसके जो भी डिबेट्स चल रहे हैं और उस पर आप लोग जो है वो एक क्या राय बना सकते हो, वो अगले ट्यूसडे को आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। बट इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको वापस से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो सिविल लॉज जो हैं वो पिकिनरी बेनिफिट के लॉज होते हैं। उसमें भी सिविल लॉज में भी एक कैटेगरी है जिनको हम लोग पर्सनल या फिर फैमिली लॉज कहते हैं। उन फैमिली लॉज में इन सब चीज़ों का समावेश जो है वो आपको मिलेगा, जैसे कि मैरिज है, डाइवोर्स है। मैरिज हुई है तो कैसे होगी, उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा। देन डाइवोर्स अगर हुआ है तो डाइवोर्स करने के तरीके क्या होंगे, आपके कोर्ट से होगा या नहीं होगा, या और क्या मेथड्स हैं। और जैसे ही डाइवोर्स होता है तो हम सब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली मेंटेनेंस की बात भी आ ही जाती है। और मेंटेनेंस की जब जब बात आएगी तो ऑब्वियसली जो बच्चों का मेंटेनेंस है और वाइफ का मेंटेनेंस है, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर जो है वो ब्यौरा होगा ही होगा। इनहेरिटेंस या फिर हम सक्सेशन की बात कर सकते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं, या फिर जो अर्जित संपत्ति यानी कि जो अर्नड प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात होती है कि ये अगेन किस तरीके से जो है वो आगे की तरफ में जाएगी, इसका सक्सेशन किस तरीके से होगा, बच्चों को किस तरीके से मिलेगी, और क्या सिर्फ बच्चों को ही मिलेगी, क्या बच्चियों का उसमें कोई हक नहीं है, और क्या अगर कोई एक विधवा औरत है तो क्या उसका सक्सेशन एक्ट के अंडर में उसका हक नहीं बनता है क्या। ये बातें इनहेरिटेंस से रिलेटेड होती है। गार्डियनशिप, अगेन मैं अगर आपको बताऊं तो गार्डियनशिप का बेसिक मतलब ये होता है कि गार्डियन जो है वो कभी भी उस संपत्ति का ओनर वगैरह नहीं बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ रीजेंट के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स और वाई जो है वो मैरिड है और उनकी जो वो डेथ हो जाती है, लेकिन उनका एक बच्चा है जेड, तो इन लोग जो है वो चाहे तो इनके तौर पर एक किसी पी पर्सन को गार्डियन बना सकते हैं, लेकिन पी पर्सन जो है उसको इसमें कोई भी संपत्ति में हक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इनके 18 साल के होने तक ही इनके ऊपर में हक जता सकते हैं। इसके लिए हम लोग अकबर का और बैरम खान का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अकबर जो है वो एक माइनर थे, लेकिन बैरम खान जो है उन्होंने गार्डियन के तौर पर काम किया, लेकिन वो उनके पिता नहीं थे या उनको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया हुआ था। तो इस तरीके से गार्डियनशिप का मतलब बनता है। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो वन कंसेप्ट कॉल्ड एज द अडॉप्शन। अडॉप्शन का हमेशा मतलब ये होता है कि जैसे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन जो होते हैं, वैसे ही जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको भी सारे के सारे वही राइट्स जो है वो मिलते हैं। तो वो अडॉप्शन है। तो गार्डियनशिप में और अडॉप्शंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। और मेंटेनेंस तभी आता है जब हम मैरिज की बात करते हैं। तो ये कुछ पर्सनल लॉस के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। वापस याद दिलाऊं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि हमारे कंट्री में अभी भी बहुत ही डिफरेंट पर्सनल लॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए हैं। जैसे हिंदूज़ जो हैं वो इन एक्ट्स के थ्रू गवर्न होते हैं, मुस्लिम जो है वो आज भी शरीयत लॉ के अंडर में गवर्न होते हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉज हैं, उसी तरीके से सिख के लिए अलग लॉज हैं, पारसीज़ के लिए अलग लॉज है, बाकी भी हमारे पास में कुछ और भी लॉज है, और ट्राइबल्स जो हैं वो अपने अलग तरीके से गवर्न किए जाते हैं।
मैं आप सबको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब जब मैं यहाँ पर हिंदू की बात कर रहा हूँ तो हिंदू में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हिंदू का मतलब जो है वो बुद्धिस्ट और सिख लोग जो बुद्धिस्ट और जैन लोग जो हैं उनका भी इसमें समावेश किया जाएगा। सिख को अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं, लेकिन हिंदूज़ की जब भी बात करते हैं तो बुद्धिस्ट और जैन लोगों का भी इसके अंदर में समावेश होता है। तो आगे आप लोग ये मत पूछिएगा कमेंट में कि बुद्धिस्ट और जैन लोगों के लिए कौन से लॉज जो है वो लगते हैं, वो हिंदूज़ के लिए जो लॉज लगते हैं वही सीधे के सीधे लगते हैं। एनीवेज आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो सबसे पहले इसके डिबेट जो वो शुरू होता है कि हम सब का इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो होना चाहिए। इसके पहले भी, इंडिपेंडेंस के पहले भी सर BN राव जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक ऐसा ही कमीशन का गठन किया गया था इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले 1941, अगर मैं आपको पक्का ईयर बताऊं तो, जिस समय में ये बात चल रही थी कि हम लोग किस तरीके से सारे कम्युनिटीज़ के लिए, और एटलीस्ट अगर सारी कम्युनिटी नहीं तो हिंदूज जो इस देश के लार्जेस्ट कम्युनिटी हैं उनके लिए हम लोग कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ला सकते हैं क्या। क्योंकि देखिए हमारा देश जो है वो काफ़ी बड़ा था और उसमें अलग अलग जगह पर जो है वो अलग अलग प्रथाएं जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताऊं तो हमारे इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि दाया भाग सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल के जगह पर जो है वो चलता था और बाकी जगह पर जो है वो मिताक्षर वगैरह जो है चलते थे। कहीं पर मनुस्मृति को माना जाता था, मनुस्मृति कहीं एक बात कह रही है और उसके बाद में याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो कहीं और कह रही है। प्रैक्टिसेस में अलग अलग प्रैक्टिसेस जो है वो हिंदूज़ में भी रीजनली अलग अलग की जाती थी, उसी तरीके से इस्लाम में भी अलग अलग तरीके से की जाती थी उस समय में। यानी कि हम लोग अगर 1947 के पहले की बात करें तो अगर हम हिंदूज़ की भी अगर बात करें तो उनमें भी पॉलीगैमी जो है वो एक काफ़ी आम कंसेप्ट हुआ करता था या काफ़ी आम तौर पर देखा जाता था। अब पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी एक जेनरिक टर्म है जिसके अंदर में बेसिकली हम देखते हैं कि एक मैन जो है वो मल्टीपल वुमन से या एक वुमन जो है वो मल्टीपल मेन से शादी रचाती है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो उसको हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो हम लोग पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री के तौर पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक वुमन मल्टीपल मेन से शादी करती है तो उसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं, और एक अगर मेन मल्टीपल वुमन से शादी करता है तो उसको हम पॉलीगाइनी कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी थोड़ी सी टर्म्स को इजी रखने के लिए, बिकॉज ये बहुत कम देखा जाता है, जैसे कि आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ ट्राइब्स में ये देखने को मिलेगा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ ट्राइब्स में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर पॉलीएंड्री जैसी प्रथाएं हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नेशन में हमको पॉलीगैमी जैसी प्रथाएं जो है वो मिलती है जहाँ पर एक मैन जो है वो मल्टीपल वुमन से शादी करता है। तो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले में ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम थी, काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। इनफैक्ट आप लोगों ने भी अपने बाप दादाओं के बारे में सुना होगा कि मेरे दादा की जो हैं वो 2 पत्नियां हुआ करती थी, 2 वाइफ हुआ करती थी। तो मेजरली ये पॉलीगैमी या पॉलीगाइनी जिसको हम लोग अगर प्रिसाइजली कहें तो ये हिंदूज़ में ही नहीं हर एक कम्युनिटी में आपको देखने को मिलता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ऑब्वियसली उन लोग भी अपनी थोड़ी सी क्रिश्चियन मॉरालिटी लेकर के आए, प्लस उन लोग थोड़े से एडवांसमेंट की तरफ में जा चुके थे जहाँ तक हम ह्यूमन राइट्स की बात करें। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उनके जो कॉमन लॉज हुआ करते थे उन कॉमन लॉज के आधार पर, बिकॉज हिंदू कम्युनिटी इन चीज़ों में चेंजेस डिमांड कर रही थी, ऐसा नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से कोई डिमांड नहीं आ रही थी। कुछ तबका हिंदू कम्युनिटी का डिमांड कर रहा था कि अब हमने भी एडवांस्ड या मॉडर्न लॉज पर जो वो काम करना है और उसमें रिफॉर्म लाने चाहिए हमारे लॉज में। और कुछ ऑब्वियसली जो हमेशा ट्रेडिशनल बिलीफ रखते हैं उन लोग इसको अपोज कर रहे थे। तो इसीलिए फिर ब्रिटिशर्स ने, वैसे भी आप सबको पता होगा कि 1858 में जब क्वीन ने प्रोक्लेमेशन किया था उस समय में उन्होंने कहा था कि हम कभी भी आपके जो सिविल लॉज है या पर्सनल लॉज है उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक आप खुद से डिमांड नहीं करते हो। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लॉज जो है उसमें कोई ज़्यादा कभी चेंजेस नहीं लाए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ऐसी कोई डिमांड इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद में भी नहीं आई। लेकिन हिंदूज़ में ये डिमांड जो है वो आती रही और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। लेकिन जब ये मामला हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आया कि हम सब का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें हम पर्सनली बात करें तो फैमिली लॉज की हम बात करें तो वो होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने इसको पुरजोर तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि उस समय में इसको पूरी तरीके से सहमति नहीं मिल पाई। माइनॉरिटीज़ का ये आक्षेप था कि
आप जो है वो हमारे ऊपर में मेजॉरिटी कल्चर जो है वो स्थापित कर रहे हो। इवन हिंदू कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो विरोध आने को देखने मिलता है। इसलिए फिर ये बात जो है वो DPSP आर्टिकल नंबर 44 में लिख दी जाती है कि आने वाली फ्यूचर जो गवर्नमेंट होंगी उन्होंने एंडेवर करना है कि आने वाले समय में उन लोग सभी कम्युनिटी को साथ में लेकर के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बनाएं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो हमारे इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में लिख दी गई। लेकिन उसके बाद में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित भी हो गया, तो उसके बाद में डॉक्टर BR आम्बेडकर जो है उन्होंने खास करके 1950s में अपना पूरा दमखम लगा दिया कि वुमन को भी इक्वल राइट जो है वो मिले। ऑब्वियसली उनकी इच्छा तो थी कि इस्लाम के लिए भी ऐसा कुछ लाया जाए, लेकिन वो कहीं आमने सामने दिख नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि सिंस इंडिया के लगभग 80% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, अगर हम हिंदू कोड्स में भी अगर चेंजेस करते हैं या हिंदू के लॉज में भी अगर चेंजेस करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक को न्याय जो है यहाँ पर मिल ही जाएगा। और इसलिए वो इक्वल राइट जो है वो वुमन के लिए डिमांड करते हैं और उन्होंने हिंदू कोड बिल जो है वो लाए थे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि उस समय में पूरे देश में हर तरफ से बहुत मतलब एक तबका इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था, एक तबका इन सब चीज़ों को अपोज कर रहा था, और इसलिए इस पर जो है वो एक आम सहमति नहीं बन पाई। और इसलिए वो एक कैबिनेट के मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलीगैमी जैसे जो वो प्रथाएं हैं वो अब इंडिया में एटलीस्ट हिंदुओं में नहीं होनी चाहिए। डिवोर्स, वैसे तो हिंदू प्रथा में कहीं पर भी डिवोर्स की बात नहीं कही गई है, लेकिन इसको भी अगर कोई विवाह जो है वो सही नहीं है तो निकलने की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिवोर्स को लीगलाइज करने की बातें हुई। इतना ही नहीं, जहाँ तक बात आती है डॉटर्स की, तो डॉटर्स को कहीं पर भी कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलता था। सक्सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटों को ही मिलता था, इवन पत्नी को भी नहीं मिलता था। तो यहाँ पर जो है वो डॉटर्स को इनहेरिटेंस वगैरह देने का उन्होंने काम किया। तो ये 3 चीज़ों पर मेजर इन्होंने काम किया। और जब डिवोर्स की बात आती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी वाइफ होगी, जो एक्स वाइफ होगी, उनको मेंटेनेंस देने की भी बात आती है, क्योंकि मेजरली चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। और प्लस एक पितृसत्तक समाज में जहाँ पर वुमन अर्न नहीं कर पाती है तो उनको मेंटेनेंस देने की व्यवस्था जो है वो इन सब चीज़ों में की गई। लेकिन एज आई सेड कि इन सब चीज़ों का पुरजोर तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो अपोजिशन किया गया। तब कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है इनको एक साथ मत लेकर के आइए, इनको आप कोड बाय कोड जो है वो या एक्ट बाय एक्ट जो है वो आप लेकर के आइए, जिसमें सबसे पहले जो है वो लॉ आता है हिंदू मैरिज को लेकर के कि मैरिज को किस तरीके से जो है वो गवर्न किया जाएगा। तो मैरिज एक्ट में अगेन यहाँ पर डिवोर्स की बात जो है वो आती है, प्लस इसी के साथ में मैरिज कैसे होगा, सप्तपदी क्या होगा, किन तरीक़ों से आप लोग करेंगे, और अगेन उसमें डिवोर्स है, डिवोर्स के अलग अलग ग्राउंड्स बताए गए कि कौन कौन से ग्राउंड्स पर डिवोर्स किया जा सकता है, डिवोर्स की एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होगी। इतना ही नहीं, अगेन अगर डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस जो है वो किस तरीके से जाएगा, खास करके फीमेल को। अब मैं ये आम तरीके से ये देखता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोगों के मन में गैर समझ होता है। ऐसा कहते हैं कि भाई आदमी जो है वो बाहर कमाने के लिए जाता है, और सिंस आदमी जाता है तो सारी की सारी जो संपत्ति है, सारी की सारी जो वेल्थ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आदमी को ही बिलोंग करनी चाहिए, जबकि वुमन को जो है वो कोई भी इनमें से प्रॉपर्टी जो है बिलोंग नहीं करनी चाहिए। और जब डिवोर्स होने के बाद में इस तरीके से जब वो इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करने की बात करते हैं या मेंटेनेंस डिमांड करते हैं तो वो बहुत ही गलत बात है। लेकिन देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आदमी अगर कमाता है, लेकिन ऐसा है क्या कि ये फीमेल ने कभी इनको कोई पीछे से सपोर्ट नहीं दिया? ये भी तो काम कर ही रही थी। इनका जो काम था बस इसमें मॉनेटरी वैल्यू कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जो जो इन्होंने काम किया है इससे आदमी जो कमा रहा है उसका मनी जरूर सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राय हम लोग ये देखते हैं कि वुमन ही जो है वो हाउस चोर्स जो हैं उनको देखने का काम करती है, बच्चों के रेयरिंग का काम करती है, अगर बूढ़े माँ बाप है तो उनकी सेवा करने का यही काम करते हैं, घर की साफ सफाई लेकर के, अगेन हम लोग अगर खाना वगैरह बनाने की बात करें, इन सब चीज़ों को अगर आप लोग मॉनेटरी टर्म्स में अगर तो लो तो ऑब्वियसली उनकी भी तो वैल्यू होती है। इसीलिए आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि जब भी एक पुरुष या पत्नी जब भी मिल करके कोई संपत्ति लेते हैं तो वो संपत्ति एक्चुअली दोनों की होती है, ना कि सिर्फ एक की, क्योंकि इट वॉज द वाइफ हु हैड सपोर्टेड द मैन फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, दैट इज वाई मैन वॉज एबल टू अर्न दिस काइंड ऑफ वेल्थ। और इसीलिए जब भी डिवोर्स होता है तो उसमें इधर इस प्रॉपर्टी का डिवीजन किया जाता है
और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेंटेनेंस की बात भी जो है वो जोड़ दी जाती है कि आगे भी इनका मेंटेनेंस जो वो रहे, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी जो है वो इन हाउस चोर्स में और इन रेयरिंग में और इन सर्विसेज में ही उलझी रही। उनके पास में कोई स्किल डेवलपमेंट कभी हो नहीं पाया, इसलिए मेंटेनेंस की बात जो है वो होती है। तो ये एक वुमन का राइट है। तो ये वाली बातें जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में आ गई। देन हमारे कंट्री में डॉटर्स को जो है वो कहीं पर भी कोई भी संपत्ति जो है वो नहीं मिलती थी। जो भी संपत्ति होती थी वो मेल टू मेल ही जो है वो ट्रांसफर होती थी। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू हमारे इस चीज़ में भी हम लोगों ने बदलाव किए, जिसमें अगेन हमने वुमन को पूरा का पूरा एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ डिवीजन जो है वो देने की बात की। अगेन इसमें और कुछ थोड़ी बहुत ही जो डिस्पैरिटीज हुआ करती थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू चेंज किया, और बाद में फिर इसको अगेन 2005 के अमेंडमेंट से इसको चेंज कर दिया गया, जिसमें अब वुमन को भी, हिंदू वुमन को भी पूरी तरीके से इनहेरिटेंस में पूरा का पूरा भागीदारी मिलती है, जो भी प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल। देन कम्स हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, जो बेसिकली बताएगा कि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो माइनॉरिटी मतलब यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो छोटा है 18 साल के जो भी नीचे है उसको हम लोग माइनॉरिटी कहेंगे, और गार्डियन बेसिकली उसको संभालने का काम करेगा एज अ रीजन। देन कम्स हिंदू अडॉप्शन, कि अगर अगेन हिंदू समाज में अडॉप्शन करना ये जो है वो एक काफ़ी आम बात है, दत्तक लेना बहुत आम बात है, तो उसको किस तरीके से लिया जाएगा, क्या उसके प्रोविजंस होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगेन जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके क्या राइट्स होंगे, ये सब बातें इस एक्ट के थ्रू जो मिलती है। उसी के साथ एक स्पेशल मैरिज एक्ट और बनाया, जो बेसिकली कहता है कि आप किसी अगर रिलीजन के अंडर में मैरिज नहीं करना चाहते हो, जिसको आमतौर पर कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है, उसके भी प्रावधान जो है वो 1954 में लाया गया। तो इस तरीके से विरोध के बावजूद भी कई समय से हिंदू प्रथाओं में धीरे धीरे बदलाव लाते हुए हिंदू समाज ने खुद से ही रिफॉर्म की डिमांड की, और वो रिफॉर्म की डिमांड करते करते एक हम ऐसा कह सकते हैं कि 1956 तक हिंदू कोड बिल जो है वो आ गया, और मोर और लेस जो सक्सेशन की बातें हैं, मेंटेनेंस की बातें हैं, या फिर डिवोर्स की बातें हैं, माइनॉरिटी अडॉप्शन, इन सब में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और लगभग 80% जनता को हम लोग एक रूल ऑफ लॉ के दायरे में हम लोग बांध देते हैं। ऑब्वियसली इन सब में पॉलीगैमी जैसी प्रथाओं को बैन किया गया, जिसको कुछ लोगों ने ज़रूर इसका जो है वो विरोध किया, कि उनका कहना था कि ये तो हमारा हक होना चाहिए, कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि पिंड दान करना होता है, और पिंड दान के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। अगर हमें पुत्र नहीं हुआ है पहली पत्नी से, तो हमें यह हक होना चाहिए कि हमको जो है वो एक दूसरी पत्नी से विवाह करने की अनुमति हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इसमें बंद कर दी गई। अब पुत्र और पुत्री को दोनों को समान माना गया। तो इस तरीके से हिंदू कोड बिल जो है वो आए हैं, और ओवर द पीरियड अगेन इसमें अगर कोई त्रुटियां थी तो वो सारी की सारी हम लोगों ने चेंज कर दी है। तो वुमन के लिए हिंदू कोड बिल आना एक बहुत ही फायदेमंद बात जो है वो रही है। देन अगली जो बात आती है वो ऑब्वियसली हम लोग जो दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज़ के बाद में जो आती है वो है मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लॉज क्या हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी हम मुस्लिम लॉज की बात करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, वो बेसिकली 4 सोर्सेस से, 4 प्राइमरी सोर्सेस से लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो कुरान है। तो कुरान, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने, गॉड ने सीधा एक एंजल गैब्रियल के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनको बताए थे, और फिर उन्होंने सीधा सीधा जो है वो आगे बताया। तो उस समय तो लिखा नहीं गया, लेकिन आगे इनको कोडिफाई कर दिया गया, तो उसको हम लोग कुरान कहते हैं। देन सेकंड जो चीज़ें हैं जिनको सुन्ना कहते हैं या ट्रेडिशन कहते हैं, इनको अगेन एक सोर्स जो है माना जाता है मुस्लिम लॉज के लिए। सुन्ना का कभी कभी इसके एक वन ऑफ द पार्ट जो है वो हदीथ भी है, तो हदीथ की भी हम लोग जो है इसमें ट्रेडिशन देखते हैं। तो ये क्या होता है, तो बेसिकली इसको गॉड ने रिवील नहीं किया है प्रॉफिट मोहम्मद को, रादर ये जो खुद प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके आचार और विचार में क्या दिखता था उसके बेसिस पर जो है वो इनको बनाया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद खुद क्या करते हैं, उन्होंने क्या प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया है, उन्होंने क्या इस अगर कोई मामला उनके सामने तो उन्होंने क्या किया। तो इस तरीके से जो है वो सुन्ना ट्रेडिशन आती है। तीसरा जो होता है जिसको इज्म कहते हैं, कि मान लीजिए कोई एक जो है वो ऐसा एक केस इनके सामने आ गया है जिसके बारे में कुरान भी साइलेंट है या सुन्ना भी साइलेंट है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए यहाँ पर जो मुस्लिम जूरिस्ट हैं जिनको मुस्तहिद्स भी कहते हैं या
मुस्ताहिद्स भी कहते हैं। ये मुस्ताहिद्स जो हैं ये जूरिस्ट बेसिकली एक कंसेंसस के बेसिस पर या मेजॉरिटी डिसीजन के थ्रू इन लोग डिसाइड करेंगे कि इस पर क्या होना चाहिए, ये इज़्म है। और तीसरा, मान लीजिए कहीं अगर कुरान, सुन्ना, इज़्म ये तीनों भी अगर साइलेंट है और यहाँ से भी अगर आप नहीं आ सकते हो तो फिर हम लोग जो वो कियास लगाते हैं। कियास का मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन। हम लोग कई बार एक ये वाला शब्द जो है वो कि मैंने इस चीज़ का कयास जो है वो लगाया था, या मैं इसको बेसिकली गेस कर रहा हूँ तो या डिडक्ट कर रहा हूँ, तो वो हम लोग बात करते हैं। तो वो कियास जो है वो चौथा जो है वो बेसिकली प्राइमरी लॉ हम लोग कह सकते हैं जो है। इनके बेसिस पर जो है वो मल्टीपल बेसिकली मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज एज वेल एज सारे के सारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो बनते हैं। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। अब आगे क्या होता है, तो अब हम लोग मुस्लिम्स में एक एक चीज़ को देखेंगे कि अब मैं यहाँ पर सिर्फ पर्सनल लॉज की बात कर रहा हूँ। तो मुस्लिम्स में अगर हम लोग बात करें कि डिवोर्स की अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम्स में शादी या इस्लाम में शादी जो है उसको हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। जैसे अगर शादी होती भी है तो उसमें कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये लड़के की तरफ से, और कबूल है, कबूल है, कबूल है ये लड़की की तरफ से कहलाया जाता है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इनफैक्ट शादी करते समय में उसको निकाह नामा कहते हैं। तो वो निकाह नामा जो है उसके अंदर में एक मेहर का अमाउंट लिखा हुआ होता है। अब मेहर क्या होता है? मेहर एक ऐसी राशि है जो मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी जो है वो अदा करनी होती है, वो उनको हमेशा देनी पड़ती है। ये उनका मुस्लिम वुमन का जो वो हक होता है। तो शादी करते समय में काइंड ऑफ, मतलब मैं पूरी तरीके से इसको रिवर्स डाउरी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि डाउरी जो है वो अगेन घर वालों के लिए भी जाती है, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम वुमन का हक होता है। बिकॉज आप जो है वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे साथ में आ रही हो, तो एज अ रिस्पेक्ट मेहर का अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है, जो इस निकाहनामा में लिख सकते हैं या फिर मुंह से भी बताया जाता है। तो मुस्लिम्स में शादी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जो कबूल है के थ्रू करवाई जाती है, और इसमें एक मेहर का अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे जो है वो तोड़ा भी जा सकता है। तो जैसे हिंदू परंपराओं में डिवोर्स कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसको कॉमन लॉ के तरह में हम लोग लेकर के आए हैं। वैसे अगर हम देखें तो मुस्लिम्स में डिवोर्स जो है वो काफ़ी कॉमन था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा भी जा सकता है। और इनफैक्ट जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके समय में भी बहुत सारे डिवोर्स होते थे। तो डिवोर्सेज जो वो 3 टाइप के मुस्लिम्स में मेजरली होते हैं, जिसको हम लोग तलाक कहते हैं, दूसरा होता है खुला, और तीसरा होता है मुबारत या मुबारात। तो तलाक जो है वो हम लोग जल्दी ही देखेंगे कि वो क्या होता है, बट इतना समझ लीजिएगा कि ये पति की तरफ से जो है वो पत्नी को दिया जाता है। खुला की अगर हम लोग बात करें तो खुला में तो मुस्लिम पर्सनल लॉज में ये भी एक तरीका है जिसमें पत्नी जो है वो पति को तलाक दे सकती है। लेकिन जब पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो उस समय में उनको कोई भी मेंटेनेंस या इवन मेहर का अमाउंट जो है वो नहीं मिलता है। देन तीसरी जो बात होती है वो मुबारात होती है, और मुबारात जो है उसके अंदर में डिवोर्स जो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू कि हस्बैंड एंड वाइफ जो भी है उनके अंदर में एक रजामंदी से किया जाता है कि ठीक है आपकी और मेरी नहीं जम रही है तो हम लोग जो है इस मैरिज को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये खुला और मुबारात को काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो है तलाक, जो कि बेसिकली पति को मिलता है अपनी वाइफ को देने के लिए। अब इसमें भी 3 टाइप के हम लोग तलाक जो है वो देखते हैं, जिसमें से 2 तलाक जो है वो बेसिकली कुरान सजेस्ट करता है। तीसरा तलाक तो इनफैक्ट कुरान जो है वो कहीं पर भी, या बाकी के जो 4 इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी सोर्सेस हैं वो भी इस बारे में पूरी तरीके से साइलेंट है, जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। तो पहला जो मुद्दा आता है वो है तलाक हसन। तलाक हसन बेसिकली इसका मतलब है कि अगर एक बार आपने तलाक बोल दिया तो तलाक बोलने के बाद में 3 महीने को इद्दत का पीरियड जो है वो कहा जाता है। तो अगेन ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपके सामने बार बार आती रहेंगी। इद्दत क्या होता है? इद्दत 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वाला टाइम, या 3 लूनार मंथ, या फिर 90 डेज का पीरियड, जिसको हम लोग इद्दत कहते हैं। तो इद्दत का पीरियड मतलब अगर 90 डेज या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक अगर आप नहीं मिलते हो, एक दूसरे के साथ में कोहैबिटेशन नहीं रखते हो, रिजम्पशन नहीं करते हो, तो उस केस में हम लोग बेसिकली ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर तलाक हो गया है। मतलब तलाक एहसान में एक बार सिर्फ तलाक जो है वो कहा जाएगा।
लेकिन ये तलाक कहने के बाद में 3 महीने तक आपको कोहैबिटेशन अवॉइड करना है। अगर है, इसका मतलब है कि मैरिज जो है वो अब पूरी तरीके से रिवोकेबल है, इररिवोकेबल नहीं है, और इस तरीके से फिर तलाक हो जाता है। मतलब इसमें इमीडिएट तलाक नहीं होता है, एक 3 महीने का आपको सोचने समझने का समय मिलता है कि अगर कुछ कभी गुस्से में कुछ कह दिया है तो वो वापस आप चेंज भी कर सकते हो। दूसरा होता है तलाक हसन। अब तलाक हसन में क्या होता है? तलाक हसन में मान लीजिए जनवरी में पति को सही नहीं लगा तो पति जो है वो एक बार तलाक बोलेगा, फरवरी में एक बार तलाक बोलेगा, और फिर मार्च में एक बार तलाक बोलेगा। तो इस बार जब 3 बार तलाक कर दिया है और अगेन इसमें कोई कोहैबिटेशन या रिजम्पशन ऑफ मैरिज अगर नहीं हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये भी तलाक जो है वो फाइनल हो चुका है। मतलब यहां पर गुंजाइश होती है कहीं ना कहीं वापस से काउंसलिंग की। लेकिन जो तीसरा टाइप का जो तलाक है, जो ओवर द पीरियड जो है, वो मुस्लिम जो उलेमा हैं या बाकी जो लोग हैं उन्होंने इसको डिराइव किया था अपने ही पर्सनल कन्वीनियंस के लिए, जिसको तलाक बिदत यानी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रिपल तलाक है वो बेसिकली इंस्टेंट वाला जो है वो बैंड है, यानी कि तलाक बिदत वाला बैंड है। अभी रिसेंटली आप सबने सुना होगा शायरा बानो का जो केस था, उस शायरा बानो के केस में जो ट्रिपल तलाक बैन हुआ है वो तलाक बिदत वाला तलाक जो है वो बैन हुआ है, ना कि ये तलाक हसन और तलाक एहसान। ठीक है, तो ये जो है वो तलाक के तरीके हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर आती है कि जो भी मेंटेनेंस की बात होती है शरीयत लॉज के अंदर में, वो शरीयत लॉज में मेंटेनेंस की बात सिर्फ इद्दत की होती है, और तलाक के बाद में जो राशि देनी होती है वो महर होती है, जो अगेन यूजली मुस्लिम वुमन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते समय में लिखवाती है, या फिर कभी कभी नहीं भी लिखवा सकती है। लेकिन अगर लिखवाए भी तो ये देखने में आता है कि ये अमाउंट जो है वो हार्डली 1000 या 10,000 के नीचे होता है, और इतने कम अमाउंट में बिल्कुल भी मेंटेनेंस जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी तलाक में जो प्रॉब्लम अभी जो मुस्लिम वुमन जो फेस कर रही है वो मेंटेनेंस को लेकर के है कि आपको मेंटेनेंस सिर्फ 3 महीनों का मिलेगा, 3 महीनों तक मेंटेनेंस देने का एक आपको काम है, और दूसरा जो है वो महर की राशि आपको दे दी जाती है, जो कि अगेन क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इसको तो लालच है, ये कहीं बाद में जाके जो है वो खुला करवा लेगी या तलाक ले लेगी, और तलाक लेने के बाद में जो है वो हमको जो है वो तकलीफ होगी अगेन। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर इशू विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम वुमन इन मुस्लिम पर्सनल कोड। सेकेंड जो इशू हम लोग जो मुस्लिम्स में देखते हैं वो है निकाह हलाला को लेकर के। निकाह हलाला क्या होता है, बट उसके पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि 2 टर्मिनोलॉजीज जो है वो आप लोग हमेशा इस्लाम में सुनोगे, एक होता है हलाल, एक होता है हराम। हलाल चीज वो होती है जो बेसिकली पवित्र है, जिसको जो मानी जाती है, जैसे कि आप हलाल चिकन के बारे में सुनते होंगे तो या हलाल मांस के बारे में सुनते होंगे, तो उसका मतलब वही बनता है कि ये पवित्र है। और हराम वाली चीज़ वो होती है जो बेसिकली वैध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जैसे खास करके आप सूअर के मांस की बात कर लो या फिर इसमें ही हम लोग दारू की बात कर लें, ये सब जो है वो इस्लाम में हराम मानी जाती है। तो होता क्या है कि एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस जो है वो इस्लाम में अभी भी जो है वो फॉलो की जाती है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द थियोक्रेटिक कंट्रीज भी इस चीज़ को बैन कर चुकी है, लेकिन अभी तक इंडिया में पूरी तरीके से ये बैन नहीं हुआ है। तो वो क्या है, वो है निकाह हलाला। तो निकाह हलाला में मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में अगर तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद में ये अगर मान लीजिए 3 महीने की इद्दत की पीरियड तक भी इनका कोई कोहैबिटेशन वगैरह नहीं होता है तो इनको सेपरेट होना पड़ेगा। और जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद में मान लीजिए एक 5वें महीने के बाद में इनको लगता है कि नहीं जो हमने किया वो गलत किया और हमको शायद से वापस से आ जाना चाहिए, तो ये एक्चुअल में मैरिज नहीं हो पाएगी। अगर वो साथ में चाहे भी या वापस से मैरिज करना चाहे भी तो मैरिज इन दोनों के बीच में नहीं हो पाएगी। इसके लिए इनको क्या करना होगा, इसके लिए ये जो पत्नी जो है या वाइफ जो है इनको बेसिकली किसी और एक जेड पति के साथ में पहले तो निकाह करना होगा, शादी करनी होगी। शादी क्योंकि अभी वो अपवित्र हो गई है तो इसलिए उनको पहले तो निकाह करना होगा। निकाह करने के बाद में मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करना होगा। मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करने के बाद में यहां से ये वाला पति जो है वो तलाक देगा, और जब ये तलाक देगा तब ये अब हलाल हो गई होंगी या हलाला वाला पार्ट जो है वो आएगा, और तभी ये वुमन जो है वो वापस से इस मैन के साथ में शादी कर पाएगी। ऑब्वियसली इस सिस्टम को बहुत बार जो है वो काफ़ी केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि लोकल क्लरिक्स जो होते हैं वो इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि इस तरीके का एक पति ढूंढना या अगेन इस वुमन के लिए एक ऐसा पति ढूंढना जो बाद में वापस से तलाक बोल भी दे मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करने के बाद में, ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए फिर क्या होता है, ये क्लेरिक्स ही जो है वो दूसरे पति बन जाते हैं, मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करने के बाद में उनको वापस से छोड़ भी देते हैं और इसमें अच्छी खासी मोटी रकम भी ये बीच में जो वो ले लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगेन वुमन के राइट्स के पूरी तरीके से अगेंस्ट में जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिस आमतौर पर काफ़ी कम देखी जाती है, लेकिन फिर भी अभी तक ये मौजूद है। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वुमन का यहाँ पर जो है वो राइट्स अगेन बार बार जो है वो हार्म होता है, इसलिए निकाह हलाला जो है उसको बैन करने की बात जो है वो की जाती है। देन हम लोग देखते हैं कि अगेन इस्लाम में अगेन सबसे बड़ी अगर लार्जेस्ट प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें तो वो प्रॉब्लम है पॉलीगैमी को लेकर के। पॉलीगैमी में आप सबको जैसा कि पता है कि एक मुस्लिम मेन को 4 मुस्लिम वुमन से शादी करने की आज़ादी है, लेकिन अगेन सीधी सी बात है कि इसमें वो चारों को कभी भी एक साथ में एक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा एक पति, और सबको वो एक तरीके का प्यार भी नहीं कर पाएगा। इसमें ऑब्वियसली पहली, दूसरी या तीसरी के साथ में हमेशा अत्याचार ही होगा, और अगेन कभी कभी जो है वो इनको बाद में तलाक बोल करके छोड़ दिया जाता है और बाद में फिर इनके मेंटेनेंस के लिए भी कोई भी प्रोविजन जो वो नहीं दिए हुए हैं। तो ये जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हम लोग मेजरली देखते हैं। ये अगर हम देखें तो पहली बात तो वैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुरान जो है वैसे तो ये कहता है कि मोनोगेमी ही मेजरली प्रेफर्ड चीज़ है, एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज जो है वो मोनोगेमी है, जिसमें एक पति की सिर्फ एक ही पत्नी होनी चाहिए। लेकिन ये इसलिए थोड़ी सी शुरू की थी बिकॉज सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं कि कोई ऑप्रेस्ड है या कोई ऑर्फन है वुमन के अंदर में, या फिर जैसे कि अब पहले वॉर बहुत होते थे तो वॉर होने के बाद में विधवाएं भी बहुत होती थी। अब विधवा बहुत होंगी तो फीमेल जो है वो 1000 होंगी, लेकिन मेल जो है वो हार्डली 600 होंगे। तो इसलिए फिर ऐसी कुछ प्रोविजंस जो है वो बनाई गई थी जिसमें एक मैन जो है वो सबकी फैमिली बसा सके। इसलिए ये इस तरीके की पहले जो है पुरानी परंपराएं बनाई गई थी, लेकिन ये आज भी कुछ इस्लामिक लोग जो हैं उसको क्लेम करने की हमारा राइट है, ये शरीयत लॉ के अंडर में हमको अलाउड है। अब ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें जो हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट के केस में गए हुए हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो शाहबानो केस में मेंटेनेंस का मुद्दा गया था, जिनमें उनके एक बहुत ही नामी वकील मोहम्मद अहमद खान जो है उन्होंने शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे दिया, और तलाक देने के बाद में ऑब्वियस ही बात है उनको छोड़ दिया, और वो भी एक काफ़ी अच्छी खासी एज पर उनको छोड़ा। मतलब जब वो 60+ हो चुकी थी तब उनको छोड़ दिया, और सीधी सी बात है उनके मेंटेनेंस की जब बात आई तो मेंटेनेंस उनके पास में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं थी, या मेंटेनेंस दी ही नहीं उनको। तब शाहबानो ने बेसिकली एक काम किया, उन्होंने कहा कि एक्चुअली CRPC जो है दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो तो सबके लिए अवेलेबल है, बिकॉज क्रिमिनल कोड जो है वो तो यूनिफॉर्मली सारे कम्युनिटी के ऊपर में अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल होगा। तो उन्होंने CRPC के अंडर में ये सेक्शन बेसिकली कहता है कि सारे सिटीजन्स को लगता है कि इस सेक्शन के अंडर में सबको अपने पत्नी को, अपने बच्चों को मेंटेनेंस जो है वो देना पड़ेगा। बिकॉज इस्लाम में तो सिर्फ इद्दत के पीरियड में, मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए मेंटेनेंस देने की बात हुई, और उसमें भी मेहर की राशि आपको देनी होती है और बाद में आप छूट जाते हो। तो इसमें उन्होंने शाहबानो ने जब ये वाला केस उठाया तो ऑब्वियसली पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में जजमेंट दिया, फिर हाई कोर्ट ने भी शाहबानो के फेवर में जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में इनके फेवर में जजमेंट दिया। लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम मेन हैं, मुस्लिम वुमन हैं, बेसिकली मुस्लिम वुमन को मुस्लिम मेन ने ही कहा कि हमारे धर्म पर जो है वो अटैक वगैरह हो रहा है, और उन्होंने जो है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से अपोज करना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली हमारे जो पर्सनल लॉज है उसके अंदर में हस्तक्षेप कर रहा है। राजीव गांधी ने पहले तो रेजिस्टेंस किया, लेकिन बाद में जब वो कुछ इलेक्शन जब हार गए और जब उनको अपने ही खुद के ही कैबिनेट के कुछ मंत्रियों से ओपोजिशन मिला, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसे यंग मिनिस्टर थे उनके कैबिनेट में जो आज केरला के गवर्नर है, उन्होंने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बिल्कुल भी रिवर्स मत कीजिएगा पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू, और ये जो आई है ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली उनकी बात नहीं मानी। सैडली ये बहुत ही जो है वो अपीजमेंट के लिए ये डिसीजन ली गई कि इसको हम चेंज करेंगे, उसलिए फिर एक नया एक्ट लाया जाता है, मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट इन 1986। नाम देखिए, मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन प्रोटेक्शन आप दे नहीं रहे हो। इनफैक्ट आपके पास में जो प्रोटेक्शन हुआ करता था CRPC थे वो भी अब आप जो है वो हटा रहे हो। और ये एक्ट बेसिकली यही कहता है कि CRPC का सेक्शन नंबर 125 मुस्लिम वुमन के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली इसी से आगे जो है वो
हिंदूज बड़े नाराज़ हो गए और जब नाराज़ हुए तो फिर राम जन्मभूमि के द्वार खोल दिए गए। और फिर आपको आगे का इतिहास पता ही होगा, और नहीं पता है तो उस पर भी जल्दी ही हम एक वीडियो बनाएंगे और किस तरीके से सारा देश का इतिहास जो वो पलट गया। ऑब्वियसली डैनियल लतीफ़ी जो कि इनके ही लॉयर थे, उन्होंने इस केस को 1986 का जो केस था, 1986 का जो लॉ था उसको चैलेंज किया कि आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा चौका छक्का मार दिया। उन्होंने मेंटेनेंस के मामले में ये कहा कि ठीक है, आप इद्दत के पीरियड में मेंटेनेंस दोगे और मेहर की जो राशि है वो तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन इद्दत के पीरियड में आपको राशि जो है वो इतनी देनी पड़ेगी जो बेसिकली पूरे लाइफ के लिए सस्टेनेबल रहे। मतलब इद्दत में तो आप मेंटेन कर ही सको उनको, लेकिन लाइफ में भी मेंटेन कर सको। और फिर उन्होंने कहा कि अगर शौहर यानी कि हस्बैंड अगर वो देने में अभी सक्षम नहीं है तो उनको ये भी दिया जाता है आदेश, या उनको ये भी प्रोविजन दी जाती है कि वो ईएमआई के फॉर्म में यानी कि मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में भी उनको दे सकते हैं। मतलब काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफ़ी केस में जो ये 1986 में जो लॉ चेंज हुआ था उस लॉ को वापस से रिवर्स कर दिया। तो थोड़ा सा मेंटेनेंस का राइट जो है वो अब वुमन के लिए लेकर के आ ही गए हैं। ऑब्वियसली एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के या समाज में, वो ऐसी थी कि एक मीना माथुर और जितेंद्र माथुर इनकी शादी हुई थी, लेकिन जितेंद्र माथुर जो है हार्डली 10 साल हुए थे और जितेंद्र माथुर को कोई दूसरी लड़की जो है वो पसंद आ गई। अब उनके साथ में इनको शादी करनी है, लेकिन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में उनको सिर्फ एक ही शादी अलाउड है। और इनफैक्ट आईपीसी की एक धारा है जिसका नंबर है 494। ये धारा ये कहती है कि आप जो है वो मोनोगैमी ही फॉलो करोगे और अगर आप बायगैमी करते हो तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब इसके लिए फिर जितेंद्र माथुर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो XYZ लड़की जो इनको पसंद आ गई है उनसे तो अब इनको शादी करनी है। तो जितेंद्र माथुर ने दिमाग लगाया, इन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया, इन्होंने भी अपना नाम जो है वो फिज़ा रख लिया और ये भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। इन दोनों ने शादी की और शादी करने के बाद में इन्होंने मीना माथुर को तलाक 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 बोल करके तलाक जो है वो दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, मीना माथुर को लेकर के मतलब सरला मुदगल जो है वो एक कल्याणी नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। तो ये कल्याणी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रेसिडेंट थी। उन्होंने और बाकी लोगों ने मिलकर के ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में अगर मैरिड है तो उसका मैरिज खत्म भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में ही होगा। आप जो है वो रिलीजन कन्वर्ट करके इस तरीके से मैरिज को ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ जो चालबाजियां जो कर रहे थे उसको भी सरला मुदगल केस में रोका गया। और फिर आता है लास्ट केस जो कि है शायरा बानो का केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था। जब शायरा बानो एक 35 ईयर ओल्ड महिला थी जो उत्तराखंड को बिलोंग करती थी, इनके पति यूपी में बिलोंग करते थे जिनका नाम था रिजवान अहमद। ऑब्वियसली ये इनसे कुछ दहेज वगैरह मांग रहे थे, लेकिन उनकी इच्छाएं जो वो पूरी नहीं हो रही थी और बाकी भी कुछ खिटपिट इनमें चल ही रही थी। और इन्होंने स्पीड पोस्ट से इनको तलाक 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 लिखा हुआ भेज दिया और भेजने के बाद में इनको तलाक दे दिया। ऑब्वियसली फिर शायरा बानो जो है वो डिफरेंट कोर्ट से वापस से यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अज़ीर अली की ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगैमी जैसी चीज़ों को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ ऑल्सो लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी कि ये बेसिकली पार्लियामेंट का भी दायरा है और पार्लियामेंट ने इन दो मुद्दों पर पार्लियामेंट ने डिसीजन लेनी चाहिए। हम लोग फिलहाल ट्रिपल तलाक को उठाएंगे और ट्रिपल तलाक के मुद्दे को इन्होंने उठाया। तो पहले तो सिर्फ 2 ही जजेस जो उसमें थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मे बी इसके लिए 5 जजेस की हमको ज़रूरत है, तो 5 जजेस का बेंच बना और इन्होंने पूरी तरीके से ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है या जिसको हम लोग जो है वो तलाक़ बिदत कहते हैं, ध्यान रखिएगा तलाक़ बिदत ही बैंड है, तलाक़ हसन और तलाक़ एहसान ये अभी भी बैंड नहीं है, क्योंकि उसमें आपको मौका मिलता है अभी भी मैरिज को वापस से बनाने का। तो इस शायरा बानो केस में फिर उन्होंने पूरी तरीके से ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया और गवर्नमेंट को कहा कि आप भी इसके लिए कोई लॉ वगैरह लेकर के आइए जिससे ये पूरी तरीके से चेंज हो। और फिर गवर्नमेंट ने फिर इसके लिए अब थोड़ा लॉ चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन मैरिज, देखिए जो 1986 में था वो डाइवोर्स वाला एक्ट था, अब यहाँ पर जो है वो आपका मैरिज वाला एक्ट आता है। और मैरिज वाले एक्ट में ये कह दिया गया कि एनी मुस्लिम हस्बैंड अगर ट्रिपल तलाक
ओरली या रिटन फॉर्मेट में या किसी तरीके से अगर करता है तो 3 साल तक की जेल की पनिशमेंट हो सकती है। अगेन इस ऑफेंस को एक कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि पत्नी चाहे तो अर्जी जो है वो वापस भी ले सकती है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो उसको बनाया गया। इसी के साथ में पार्टीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है अगर वापस से पति अगर बात आ जाए तो, लेकिन पनिशेबल ऑफेंस जो बना दिया जिससे कि अब इस ट्रिपल तलाक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो अब अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम्स के भी वैसे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मेजरली मेंटेनेंस वाली चीज़ें हम लोग कह सकते हैं डैनियल लतीफ़ी केस से मिल चुकी है। ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें ऑलमोस्ट शायरा बानो केस से ख़त्म हो चुकी है। निकाह हलाला पॉलीगैमी जैसी बस 2-3 चीज़ें बची हुई हैं जो कि अगेन सुप्रीम कोर्ट आजकल में सुनवाई कर ही रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जजमेंट आ सकती है। और बीजेपी गवर्नमेंट भी काफ़ी उत्सुक हैं जो मे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फॉर्म में आगे लेकर के आ जाए। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए क्या, और अगर आएगा तो किस स्वरूप में आएगा, अभी का जो भी लॉज है, रूल्स हैं, वो किन चीज़ों को वायलेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए और आपको अगर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ को लेकर के। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।